हे गाइस, वेलकम बैक। आज क्लास है वही रेनाइसेंस के ऊपर, जो हमने लास्ट में छोड़ दिया था थोड़ा बहुत। अब वही आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें कंप्लीट कर देंगे सारा कुछ। ठीक है, तो क्लास में चलते हैं। हाँ, कि जो आर्ट्स वाले हैं उनके बारे में थोड़ी से देख के आए। देखा कुछ जानकारी ली। लास्ट सफर। हाँ, लियोनार्डो दा विंसी का है। वो तो मैंने कल बता दिया था, लियोनार्डो दा विंसी का ही है। ये कैसी बातें कर रही हो बेकी बेकी। बेकी बेकी बातों में तेरी, वो वाली। देखो यहाँ पे दिखाया था लियोनार्डो दा विंसी का, बताया था मैंने। इफ यू गाइस डू नो, भाई इतना चिल्लाता क्यों है, मेरे को समझ में नहीं आता। आपको चिल्लाने की आवाज आ रही है बाहर से? ऐ अच्छा, नहीं आ रही तो ठीक है, क्योंकि आप खुद इरिटेट होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ इससे इरिटेट। बच्चे नहीं खेल रहे। छोटा सा बच्चा है, लाइक 1 1.5 साल का। बहुत चिल्लाता है, बहुत चीखता है। अरे मेरा कैसे होगा? क्यों? अरे देखो, ऐसा नहीं है, मेरा थोड़ी होगा, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? अरे ये फोटो क्लिक नहीं होगी इस फोटो पे। कोई बात ना, फोटो ना क्लिक हो ना हो, लेकिन इस फोटो में आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, इफ़ यू गाइस नोटिस करोगे तो, क्योंकि फोटो वाला रियल वाला है ही नहीं। कुछ नहीं दिख रहा होगा। एक सेकंड को दिखा दूँ, लास्ट सफर। देखो, वैसे तो इन इमेजेस का मैं तो ये कहूँगा कि आप खुद से देखना, यूट्यूब अगर हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन फॉर, जिससे कि आप समझ सको लास्ट सफर के बारे में, वो मैं बताना चाहता हूँ। ओ ये रहा, मिल गया। देखो, यहाँ पे आई थिंक दिख नहीं रहा वो चीज़, वो देखो इस इमेज में दिखेगा आपको। नहीं दिखेगा इसमें भी। गल, गलती से बोल जाता हूँ। इधर साइड। देखो, अब देखो। अरे गाइस, थोड़ा सा मैनेज करना है, वो थोड़ा चलाना नहीं आता ना। एकदम से ज़्यादा बड़ा होता है, एकदम से बिल्कुल छोटा। देखो, ये लास्ट सफर है जो कि बनाई है लियोनार्डो दा विंसी ने। अब इसका ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा कि इस इमेज को मतलब कि वो करो, समझाओ। नहीं आएगा, जस्ट अगर आपको लाइन बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारा लास्ट सफर है, आपने मोनालिसा सुना होगा, उसी पेंटर ने बनाया है इसको भी। लेकिन मोनालिसा से ज़्यादा इसमें रहस्य छुपे हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रहस्य छुपे हुए हैं। ठीक है, कैसे रहस्य? ये हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, जीसस बोलते हैं जिनको। या फिर ये एक पेंटिंग है जिसमें जीसस अपने 12 डिसिपल्स के साथ डिनर कर रहे हैं, जो कि लास्ट डिनर है, लास्ट सपर नाम है ना इसका, लास्ट सपर। अरे यार, क्या क्या करूँ मैं? मेरे को समझ में नहीं आता, बहुत ऐसे लगता है कि कौन सी पेन लेनी चाहिए इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद। लास्ट सपर इसका नाम है, पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि 12 डिसिपल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सबको देख लिया अच्छे से। जितना क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जितना आप देख पा रहे हो उतना अच्छा, ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, देख पा रहे हो, काफ़ी हद तक देख लिए होगे। जितना क्लियर हो सका उतना क्लियर में लाने की कोशिश किया। एनीवेज,
ये 12 डिसिपल्स के साथ डिनर कर रहे हैं, उस मोमेंट को यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की गई जहाँ पे जीसस बोलते हैं तुम में से एक मेरे को बिट्रे करेगा, यानी तुम में से मेरे को कोई धोखा देगा। ठीक है, हर डिसिपल का अलग अलग रिएक्शन दिखाया गया है यहाँ पे। शॉक, सैडनेस, कंफ्यूजन, आपस में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लाइक ये शॉक्ड है, ओ ये देखो सैड है बेचारा, बेचारा बेचारी नहीं है कोई भी, यहाँ पे सब बेचारे हैं। ठीक है, मीनिंग यहाँ पे इस पेंटिंग में पर्सपेक्टिव यूज हुआ है, डेप्थ का इफेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अगर समझोगे, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो लाइक होते थे ना बहुत सारे, अरे वो मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे इमेज सिंबलाइज करते हैं कि ये इसको सिंबलाइज करते हैं, इसको सिंबलाइज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोई बताएगा? इसका एक टर्म होता है प्रॉपर, हिस्ट्री की बुक में आता है ये, हिस्ट्री की लाइक स्टार्टिंग की चैप्टर में 9th। पता है किसी को, आइडिया है कोई? जैसे कि क्लास 9th के हिस्ट्री की बुक में एक हमारा नहीं, दो पेज नहीं थे जो एक साथ थे जस्ट, जिसमें बहुत सारे इमेजेस थे। इमेजेस का रिप्रेजेंटेशन उसके बगल में थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ था। अब उनको बोलते क्या है, उनको मेरे को याद नहीं आ रहा, जिनका कि बहुत गहरा मीनिंग होता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में, आई गेस। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे कि एक किवाड़ के ऊपर एलिगोरी, हाँ हाँ हाँ, वही 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 वही। हाँ जी, क्वींस बैठी हुई हैं दो, मतलब क्वींस नहीं, मतलब दो परियां बैठी हुई हैं उसके के बुक के ऊपर, क्या जताना चाह रही है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये जो ये है इमेज, ये भी कुछ ना कुछ जताना चाह रही है। हमारे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि तुम में से मुझे कोई धोखा देने वाला है। अब आप बताओ इनमें से धोखा कौन दे रहा होगा इसको, जस्ट एक थोड़ा इंटरेस्ट के लिए, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जगा दूं, एक क्वेश्चन, धोखा कौन दे रहा होगा? इमेज जूम करो, जो करना है वो करो, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ओ ब्लू वाला, वाह व्हाट आंसर, ब्लू तो एक ही सिर्फ, ओहो। जीसस, अब इसकी तो बात नहीं करे जो सामने बैठा हुआ है, इनकी तो बात नहीं करे जो सामने बैठा हुआ है ब्लू में। यशी का यार राइट, राइट से सेकंड वाला, राइट से 1 2, ये वाला राइट है, नहीं तो राइट से सेकंड वाला, या फिर ऐसे राइट से, या फिर ऐसे राइट से, इतना कंफ्यूजिंग है। अच्छा ये वाला, ऋषि का तो पकड़ा गया। और मुस्कान का ब्लू वाला, मुस्कान कौन सा ब्लू वाला? आँख है। देखो ये ज़्यादा एचडी में दिख रहा है, लेकिन ये इसमें वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही जो मेरे को दिखानी है आप लोगों को, और आप लोग है ना इसमें देख भी नहीं पाओगे। अब इसमें देखो बिट्रे कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसमें देखो कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं लग रहा, कुछ सब नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बैग दिख रहा है, बैग, आई होप दिख रहा होगा बैग, इसमें पैसे हैं। ऐसे मैं नहीं बता रहा इसमें पैसे मैंने नहीं देखे हैं, जस्ट ये एक एक्सप्लेनेशन है इमेज का जिसमें कि बता। कौन आ गया, जल्दी आ गए भैया, शक्ल से ही जो लग रहा है। अरे नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं। भैया, चलो विदुला भी आ गई, विदुला बताएगी। विदुला देखो, मैं आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूँ, एक इमेज दिखा रहा हूँ, उसमें से बताना कि ये लास्ट सपर इमेज है बेसिकली। ठीक है, और ये जीसस बैठे हुए हैं बीच में, बीच में बैठे हुए हैं जीसस, ये वाले। ये कह रहे हैं कि मेरे को 12 डिसिप्लिन में से, मतलब 12 डिसिपल्स इनके, ये और ये, 6 इधर 6 इधर, और ये जीसस बैठे हुए हैं। और ये इस इमेज का नाम है, इस पेंटिंग का नाम है लास्ट सपर। यहाँ पे जीसस बोलते हैं कि आप में से 12 डिसिपल में से मेरे को कोई धोखा देने वाला है, तो बताओ कौन सा हो सकता है जो धोखा दे रहा होगा?
गैस करो जल्दी से, 10 सेकंड तो मैं भी दे रहा हूँ। सारे ही भैया, कोई तो होगा ही। देखा भैया मैंने, बोला था ना ब्लू वाला है। कौन सा ब्लू वाला है? विजुअल जल्दी, 10, 9, 8, 7, जूम करो इमेज को, जो करना है वो करो। दोबारा से, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। भैया लास्ट थर्ड, एक तो 1 2 3, लास्ट थर्ड कौन सा? लास्ट थर्ड, इधर से थर्ड उधर से थर्ड। ये 1 2 3 ये वाला, या फिर 1 2 3 ये वाला? आप इसके ना मतलब राइट के थर्ड वाले, मतलब ये वाला, अच्छा ठीक है। विधुला का ये वाला है, यशी का ये वाला है, और ब्लू वाला कौन सा मानूं मैं? अब भाई जल्दी कंफर्म करो भाई, फटाफट से, ब्लू वाला कौन सा? लेफ्ट से फोर्थ, ओके। 1 2 3 4, ये वाला है, या फिर ये वाला? 1 वाला फिर 2 वाला? अच्छा, मैं यही कह रहा था कि मुस्कान ने पकड़ कैसे लिया ये, मैं खुद नहीं पकड़ पाया। जस्ट गाइस एक चीज, ये वाला नहीं, देखो ये बेसिकली है तो ये वाला, ठीक है। जस्ट आप इसके हाथों में देखो क्या लगा हुआ है, जस्ट चेक करो, और जूम करता हूँ इसको मैं। इसके हाथों में क्या लगा हुआ है, दिख रहा है आपको कुछ? हाँ, आई डोंट नो आप में से किसी ने गैस किया नहीं किया, ये नोटिस किया नहीं किया, ये वाली चीज, नाइफ वाली चीज। अब सारे शौक हो रखे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस इमेज में दिखाया गया है इमोशंस प्लस रियलिज्म प्लस एक स्टोरी के साथ दिखाना, मतलब कि ये जो लियोनार्डो दा विंसी है, उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। और इसके बारे में और जानना है, इसकी एक अलग वीडियो देखना है इसकी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है इसको, मतलब कि बहुत इसके अंदर रहस्य छुपे हुए हैं। कोई बता रहा हूँ कि ये हो खूनी, लेकिन क्या पता ये वाला हो खूनी, क्या पता ये वाला भी, ये विदुरा ने बताया वो, यशी ने बताया वो वाला हो, या फिर ये इसका ही मुस्कान वाला ही हो जाए। वो अलग अलग पर्सपेक्टिव है सबका, ठीक है। जैसे कि इसने बताया कि इस शक्ल से चोट लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी के पैर देख लिए, पैर में चप्पल नहीं है तो वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है पर्सपेक्टिव। ये एक पर्सपेक्टिव उनमें से मेरा एक ये पर्सपेक्टिव था कि इसके हाथ में नाइफ है, और ऐसे इसकी शक्ल भी चोरों वाली लग रही है, ठीक है। और बाकी सब तो ये देखो, ये भी डरा हुआ है, ये तो दुखी बैठा हुआ है, ये भी शॉक्ड है, ये भी शॉक्ड है, ठीक है। एनीवेज, अब आज की कथा पे आते हैं, क्या कथा है हमारी आज की। हमने कल इंट्रोडक्शन जाना था रेनाइसेंस का, और आज हम इसका ये जानेंगे, ठीक है। रेनाइसेंस इन यूरोप। और हमने एक चीज़ और जाना था, जस्ट एक सेकंड रुक जाओ। अंधे थे क्या भैया ये सब, क्या सब? पता नहीं, वो जस्ट ऐसा थोड़ी है, ऐसा रियल में थोड़ी हुआ होगा, जस्ट एक पेंटिंग है। अब ऐसा थोड़ी है कि मोनालिसा रियल में कोई औरत हो, औरत थी जो जिसकी तरफ देखेगा उसकी तरफ ही देखेगी। वो तो पेंटिंग है ना, वो उसमें दिखाया गया है, ठीक है। मोनालिसा है लियोनार्डो दा विंसी की, दुनिया की सबसे फेमस पोर्ट्रेट है पेंटिंग की, ठीक है। एक औरत का चेहरा जिसमें एक मिस्टीरियस स्माइल है। देखी होगी मोनालिसा तो आपने, मूवी नहीं, फोटो। चलो वो भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड में। मोनालिसा। और गाइज ये भी उसमें बताया जाता है कि अगर आप रियल में देखते हो ना इनकी तरफ, लाइक जैसे कि आपका फ़ोन है अभी आपके सामने, वैसे ही आप देखते हो इनकी तरफ, इस फोटो की तरफ, ना कि इनकी तरफ। तो ऐसा लगता है कि ये हमें ही देख रही हैं। देखो इनके फेस पे थोड़ी सी स्माइल दिख रही है, बैकग्राउंड में एक नेचुरल लैंडस्केप है, दिख रहा होगा एकदम नेचुरल सा ही, कुछ ऐसा बड़ी चीज़ दिख नहीं रही, ठीक है, दिख रहा होगा है ना।
पेंटिंग कितनी रियलिस्टिक लगती है, जैसे कोई किसी का फोटो खींचा हो, लेकिन ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग हाथ से बनाई गई है, लेकिन लग कैसा रहा है, फोटो खींचा हो किसी ने, है ना। मतलब यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस और ब्यूटी को कैप्चर करने की कोशिश की गई है बाय द लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है। और एक हमने बात करी थी यहाँ पे डेविड की, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आज। डेविड की बात करी थी आई गेस, नहीं करी थी, कोई बात नहीं, लेकिन हमने उसकी तो बात करी होगी ना, डेविड की स्टैचू की। आई गेस की तो थी, जितना मेरे को याद आ रहा है, की थी ना गाइस। नहीं करी थी, कोई की दिक्कत नहीं, आप आज कर लेंगे। चलो भाई, शुरू करते हैं। पहले आपके चैट पढ़ लूँ। हाँ, उसके लिप्स को बना सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, बिल्कुल। हाँ हाँ। उम्मीद है कि ये ब्लर नहीं दिख रहा हो, थोड़ा बहुत साफ तो होगा ही। इसको करते हैं जल्दी से कंप्लीट, फिर हम, आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। रेनाइसेंस इन यूरोप, हमने लाइक कल इंट्रोडक्शन देख लिया था, और उससे आपको थोड़ा सा एक बेस क्लियर हो गया होगा कि क्या है रेनाइसेंस, ठीक है, या फिर रेनिसा। रेनिसा का मतलब है रीबर्थ, ठीक है। इट रेफर्स टू द ग्रेट पीरियड ऑफ चेंज इन यूरोप बिटवीन 14 टू 17 सेंचुरी। ये एक बेसिकली एक पीरियड था यहाँ पे कि बहुत सारे चेंज देखा गया है यूरोप में, और इस पीरियड को ही बोला करते हैं हम ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन मेडिवल एजेस टू मॉडर्न एज, ठीक है। दिस वॉज नॉट अ सडन चेंज, ये कोई सडन चेंज नहीं था, या फिर ऐसा नहीं था रात जैसे दिमाग में हुआ किसी को सपने आ गया सुबह सुबह उसने कर दिखाया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है। लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं सारी चीज़ें सोच के, और कैसे जी रहे हैं। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस मच ऑफ द यूरोप वॉज फोकस्ड ऑन रिलीजन, ट्रेडिशन एंड सर्वाइवल। बस जो हमारा जो मिडिल एज में यूरोप था, वो उसको सिर्फ धर्म चाहिए थी, फेथ, ट्रेडिशंस कैसा बता रहा है, चर्च कैसे बता रहा है, ठीक है, और सर्वाइवल हमें कैसे करना है, चर्च कैसे बता रहा है भाई, ठीक है। बट विद द रेनाइसेंस न्यू आइडियाज अबाउट आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पॉलिटिक्स स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। अब जैसे ही रेनिस आया मतलब कल्चर का रिवाइवल हुआ, दोबारा से रिबर्थ हो रहा है कल्चर, और सब लोग उसको दोबारा से नई चीज़ समझ रहे हैं। तो यहाँ उससे क्या आ रहा है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, किसके बारे में, आर्ट्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में, साइंस के बारे में। अब लोग लॉजिक के साथ सोच रहे हैं, ना कि फेथ के साथ सोच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा लॉजिक होकर सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि चर्च ने बोल दिया तो ठीक है। अब उनकी लोकल लैंग्वेजेस में जो बुक्स हैं वो प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। और गाइस एक चीज़, और रिफॉर्मेशन और रेनेसांस काफ़ी हद तक एक दूसरे से को रिलेटेड है। रिफॉर्मेशन आया क्योंकि न्यू आइडियाज़ आए ना यहाँ पे, गॉट इट। और ये स्प्रेड हो गया बहुत ही जल्दी पूरे कॉन्टिनेंट में। जो रेनाइसेंस इटली में स्टार्ट हुआ था, जिस कल भी बताया था मैंने परसों, इन द 14th सेंचुरी एंड लेटर स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप। पहले इटली में आया, फिर पूरे यूरोप में फैलता चला गया। जिसके कोरोना पहले चाइना में, चाइना से पूरी तरफ फैलते चला गया, ठीक है। लेकिन रेनाइसेंस कोई बीमारी नहीं थी, एक चेंज था। इट वॉज कॉल्ड अ रीबर्थ, इसको हम बोलते हैं एक रीबर्थ, पुनर्जन्म, ठीक है। बिकॉज पीपल फेल्ट दे वर रीडिस्कवरिंग द नॉलेज एंड कल्चर ऑफ द एंशियंट ग्रीस एंड रोम। इन रियलिटी इट वॉज मोर मच मोर देन डैट, इससे भी ज़्यादा था रियलिटी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी नॉलेज आ रहा है ग्रीस और रोमन की, बल्कि और भी हमें चीज़ें सीखने को मिल रही थी। इट वॉज अ बर्थ ऑफ न्यू स्पिरिट ऑफ क्यूरियसिटी, क्वेश्चनिंग एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। एक नई जागरूकता थी लोगों के लिए, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन कैसे करना है, अलग अलग मतलब कि बहुत सी जागरूक जागरूक हो रहे थे लोग, ठीक है। और सीखने की होती नहीं तड़प होती है, लाइक वो हो रही थी लोगों के बीच में, क्रिएटिविटी कर रहे थे लोग, ठीक है, वैसा हो रहा था यहाँ पे। अब बैकग्राउंड कैसा है इसका, वाइट डिड रेनाइसेंस बिगिन, क्यों स्टार्ट हो गया भाई, ऐसा क्या वही दिक्कत हो गई कि रेनाइसेंस को आना ही पड़ गया। अब हमें इसको समझने के लिए रेनाइसेंस क्यों हुआ था, हमको पहले जानना पड़ेगा कि यूरोप की सिचुएशन कैसी थी
एंड ऑफ द मिडिल एजेस में, मिडिल एज में कैसी थी यूरोप की सिचुएशन? पहला था हमारा द डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म डिक्लाइन कर रहा था, ठीक है। इन द मेडिवल यूरोप सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम। आपको ही पता होगा, ये तो मेरे को बताने वाली बात ही नहीं है कि फ्यूडल सिस्टम पे लाइक सोसाइटी रहा करती थी, और फ्यूडल सोसाइटी रहा करती थी पहले, सोशल फॉर्मेशन में पढ़ा होगा ना, वेयर लॉर्ड्स ओन लैंड एंड पीजेंट्स वर्क फॉर देम, बहुत बेसिक सी चीज़ है। बाय द 14th सेंचुरी दिस सिस्टम बिगेन टू डिक्लाइन, 14th सेंचुरी के आते आते ये जो सिस्टम है डिक्लाइन होने स्टार्ट कर दिया। ट्रेड एंड टाउन्स बढ़ने लगे, एंड अ न्यू मिडिल क्लास ऑफ मर्चेंट्स एंड बैंकर्स बिकेम पावरफुल। एक नई क्लास इमर्ज हुई, किसकी? मिडिल क्लास ऑफ मर्चेंट्स एंड बैंकर, जो कि पावरफुल होते जा रहे थे, नॉट अ टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, जस्ट और इन द टर्म्स ऑफ पैसों वाली टर्म्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा अर्बन सोसाइटी क्रिएटेड एन इन्वायरमेंट वेयर न्यू आइडियाज कुड फ्लोरिश, क्योंकि बेसिकली क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा था, टाउन्स बढ़ रहे थे, ठीक है। तो मिडिल क्लास उत्पन्न, मतलब कि उसका उत्पन्न कह रहा हूँ, उत्पन्न, क्योंकि आज मैंने सुन लिया हिंदी का वर्ड, तो बार बार उत्पन्न उत्पन्न निकल आ रहा है, कोई बात नहीं। अब जैसे कि ट्रेड और टाउन्स बढ़ रहे थे, तो मिडिल क्लास का इमरजेंस होने लग गया, और वो पावरफुल भी होने लग गई, ठीक है। ट्रेडर्स मिडिल क्लास से बेसिकली बिलोंग करते हुए थे, तो मिडिल क्लास से ट्रेडर्स बिलोंग कर रहे हैं, तो ट्रेड ही हो रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो ये ट्रेडर्स, सीधी सी बात है, मिडिल क्लास ही पावरफुल बनेगी। और यहाँ पे अर्बन सोसाइटी ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे जहाँ पे कि नए आइडिया फ्लोरिश होंगे ही होंगे। अब मैंने आपको बोला था कि आप ब्लैक डेथ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आना, बोला था मैंने ब्लैक डेथ के बारे में थोड़ा पढ़ के आना, नहीं पढ़ के आना है। हम्म। इतना समझ में आ गया अभी तक आपको? तो पढ़ के आए। अच्छा बताओ क्या था ब्लैक डेथ? चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ अभी तक इतना समझ में आ गया जितना मैंने समझाया? कल वाले से लेट कर पा रहे हो? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये एक तरीके का प्लेग था, जैसे कि हमारा कोरोना आया था, कोरोना की तरह ही था ये, ठीक है। द प्लेग किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल इन यूरोप, इसने मिलियंस मतलब लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया था यूरोप में। दो ट्रेजिक था थोड़ा ये, इट ऑल्सो वीकेंड द ओल्ड सोशल ऑर्डर, जो पहले सोशल ऑर्डर चलता था वही फ्यूडलिज्म वाला, उसको थोड़ा कमज़ोर कर दिया। सर्वाइवर्स क्वेश्चन ओल्ड बिलीफ्स एंड बिकेम मोर ओपन टू चेंज, जो बच गए, जो इस महामारी से बच गए, उन्होंने क्वेश्चन करा ओल्ड बिलीफ क्यों चल रहे हैं, उनको चेंज चाहिए। भाई ओल्ड बिलीफ कैसे? भाई आप बताते हो कि रिलीजन, अगर हम श्रद्धा से कुछ भी करेंगे तो हमें सब कुछ मिल सकता है। हमने तो बहुत प्रे करी थी जब ये ब्लैक डेथ आया था, चर्च ने तो हमारी नहीं सुनी। हम तो हाथ जोड़ जोड़ के खड़े रहे, हमने तो कितने गरीबों को ये करा वो करा, लेकिन क्या हुआ? हमारे तो मतलब जानने वाले फिर भी मर गए। हाँ, उन लोगों की जान तो वैसे भी नहीं बच पाई। तो लोगों के दिमाग में ये आने लगा कि भाई चर्च हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, हमने कितनी इनके लिए सब कुछ किया है, हम तो पोप बोलता है, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं बचा पा रहे। भाई अगर कोई इंसान बीमार है उसको हॉस्पिटल में डालोगे, दवाई खिलाओगे, फिर मंदिर में ले जाओगे? हम्म। ये हो सकता है आप उसको हॉस्पिटल में डाल दो और आप मंदिर में जाके प्रे करो, ये एक तरह को मान भी सकते हैं। लेकिन आप उस इंसान को ही जो मतलब कि अपनी ज़िंदगी में मौत से लड़ रहा है, उसको मतलब कि हॉस्पिटल में ना ले जाके मंदिर में ले जाओ, फिर लड़ लिया अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी से। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। लेबर शॉर्टेज मीन दैट पीजेंट्स एंड वर्कर्स डिमांडेड बेटर कंडीशन, अब लेबर की शॉर्टेज थी। अब जैसे कैसे मानो, अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी, अब ऐसा मानो, अब टीचर्स हैं, ठीक है, अब टीचर्स की शॉर्टेज हो जाएगी,
तो जो बुरे टीचर्स होंगे ना, जिनको पढ़ाना नहीं आता, वो भी आएंगे कि हम पढ़ा देंगे, हम पढ़ा देंगे। और वो भी कहेंगे कि मुझे हमें हम तभी पढ़ाएंगे जब हमें लाइक अब महीने के 2-3 करोड़ रुपए मिलेंगे। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा रियल में। ठीक है, 2-3 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो भाई किसी मतलब कि उसके मजबूरन में आके उनको देने पड़ेंगे, जो सिस्टम होगा उसको देने पड़ेंगे टीचर्स को। अगर उनको शॉर्टेज है टीचर्स की, तो उनको देना पड़ेगा, उनको अपने जो भी वो मांग रहे हैं। ठीक है, विच ऑल्सो लेट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई थी बहुत ज़्यादा। अब पीजेंट्स और वर्कर कह रहे थे कि जो सिचुएशन में हम पहले काम करते थे, उस सिचुएशन में हम काम नहीं करेंगे किसी भी गिवन पे। अब हमें अपनी जो कंडीशन है ना, हमारी जो हार्श कंडीशन थी, अब उसको बेटर करेंगे। अब तो भाई माननी पड़ी बात, इसी से हमारी जो सोसाइटी थी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। अब एक क्रूसेड्स हुआ था। क्रूसेड्स किस किस की बीच की लड़ाई को कहते हैं? क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की लड़ाई को क्रूसेड्स बोलते हैं। ठीक है, इन द कॉन्टैक्ट विद द ईस्ट। ड्यूरिंग द क्रूसेड्स, यूरोपियन केम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड एशिया। क्रूसेड्स के दौरान यूरोपियंस थे, वो किन के कांटेक्ट में हुए? मुस्लिम्स के कांटेक्ट में पे आ गए। बेसिकली हम ऐसे जानेंगे तो मुस्लिम के कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, जहाँ से कि इनको एक्सपोजर मिला। किसका एक्सपोजर मिला? नई नॉलेज का, इन मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, फिलोसफी। ट्रेड विद द ईस्ट ऑल्सो ब्रॉट इन लग्जरी गुड्स स्टिमुलेटिंग यूरोपियन इकोनॉमीज, जिसने की मदद करी यूरोप की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने में, बढ़ाने में। ठीक है, आगे बढ़ाने में। नेक्स्ट हमारा आता है रीज़न क्या? भाई फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। जो हमारा ऑटोमन एम्पायर कैप्चर कर लिया गया, कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपल, जो हमारा लाइक ऑटोमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया था कॉन्स्टेंटिनोपल। बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर थे, वो भाग गए थे इटली। कल बताया था मैंने, ग्रंथ वगैरह लेके भाग गए थे, जैसे कोई ये रहा कैरिंग विद देम प्रीशियस मैन्युस्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन कल्चर। दिस बूस्टेड द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन यूरोप। अब देखो इधर से, लाइक ऐसे मान के चलो, इटली यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब की लड़ाई वगड़ाई हो गई। जो तुर्क्स हैं, मुस्लिम्स हैं, जस्ट एक तरीके से मानो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियंस पे हमला कर दिया। क्रिश्चियंस यहाँ के जितने भी थे वो सारे भाग गए इटली, बुक्स वुक्स लेके। अब बुक यहाँ पर आ गई इनके पास। तो अब ऐसा होगा ना, यहाँ से अब स्टार्ट होगा जो फैलना, जो नॉलेज का अवेयरनेस यहाँ से स्टार्ट होगी, अवेयरनेस फैलनी। तो वैसे ही हुआ था यहाँ पे। ठीक है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का ये वाला यहाँ पे पॉइंट लिखना है। द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो हमारे जोनस गुटेनबर्ग ने बनाया था। ठीक है, या फिर इन्वेंट किया था। इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय द जोनस गुटेनबर्ग रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशंस। उन्होंने, उनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है 1450s के टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस का। क्योंकि अब बुक हर कोई अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि चीप हो गई है, वो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, वही तो होता है ना, जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस कम हो जाते हैं। ये तो सुना ही होगा ना? सुना ही नहीं? सुना है ना? डिमांड सप्लाई समझ में तो आता है ना, वैसे वाले जो बता रहा हूँ मैं अभी, या लिख के बताऊँ एक बार, जल्दी समझ में आ जाएगा उसे। नहीं आता समझ में फिर, लेकिन हाँ फिर भी समझ में आ गया। विदुला सो गई क्या? विदुला समझ में नहीं आ रहा? आई गो आई, अच्छा चली ही गई। इतना भी का पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? ये लड़की डेली क्लास में आधी भाग जाती हूँ। मैंने क्या करती उसको नाराज? कोई बात नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या टॉपिक ये वाला? टॉपिक समझ में नहीं आ रहा क्या ये वाला? इंडिया से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग लेवल पे इंटरेस्टिंग है। तो मैंने क्यों नाराज कर दिया? मैंने क्या बोल दिया ऐसा भाई? क्लास लेने आता हूँ मैं तो ये भूल जाता हूँ, मतलब कि दोस्त वगैरह हैं साथ में। दोस्त वगैरह होते तो भी शायद कुछ बोल जाऊँ, लेकिन यहाँ पे तो नहीं बोलता ना कुछ। यहाँ पर लिमिट में रहना पड़ता है कि बच्चे बिगड़ ना जाए।
छोटे बच्चों को अच्छी सीख देनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आके गलत चीज़ें करूँगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे ना, इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने आप को कंट्रोल करने की। हाँ, एनीवेज, प्रिंटिंग प्रेस बेसिकली ये था। अगर आप कैसे बताऊँ मैं, आप क्या यूज़ करते होगे सबसे ज़्यादा? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल लें? अरे किसका एग्जाम्पल लें? जस्ट छोड़ो, किसका भी एग्जाम्पल नहीं ले रहे। डिमांड है, अब किसी भी प्रोडक्ट जो आपका मन चाहे प्रोडक्ट है, ए एप्पल ही मान लेते हैं, एप्पल, आईफोन, ठीक है, आईफोन है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सब कुछ चाहिए, और उसकी सप्लाई कम है, ठीक है, कम है, तो उसका प्राइस क्या होगा? हम्म। अरे यार सही बात है, एक साल ही तो बड़े हैं। कोई बात नहीं, मेरे जो मेरे कॉलेज के जूनियर्स हैं वो भी मेरे दोस्त ही हैं। उनको तो मैंने बहुत गंदी तरीके से बिगाड़ रखा है बेचारों को। रैगिंग करता हूँ उनकी मैं। बताओ, प्राइस क्या होगा? अरे नहीं, बच्चे अच्छे हैं ना वो वाले, इनको लगता नहीं है वो रैगिंग हो रही है। वैसी वाली रैगिंग नहीं है कि बैग टांग दे ऊपर छत पे, लाइक फोटोज खींच खींच के बहुत बुरे बुरे से, लाइक बहुत ही गंदे फोटोज, शक्ल ऐसे बन रहा है कोई खा रहा है तो उसका फोटो खींच दो। कुछ कुछ फोटोज अच्छे आ जाते हैं। ओह, मेरी भी रैगिंग करते हैं फिर वो। होता है ना ग्रुप में कभी कभी, अगर चार दोस्त हैं तो एक की खिंचाई होती है, वैसे वाली। अरे अच्छा बताओ, ये बताओ, प्राइस बढ़ेगा कम होगा क्या होगा? डेफिनेटली मैं आइडिया दे रहा हूँ, करना चाहिए आपको। अरे नहीं करना चाहिए, मैं बहुत, मैं बच्चों का बहुत ध्यान रखता हूँ, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सीधी ज़्यादा प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि इतना जो सेलर है वो ज़्यादा फुलफिलमेंट नहीं कर पाएगा उस चीज़ का, और डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा। भाई तुम जल्दी खरीदो, भैया जल्दी खरीदो यहाँ से, सप्लाई ज़्यादा ही, मतलब कि ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स बन गए हैं और सप्लाई में है, उनको जल्दी से खरीदो, हमें मार्केट में जल्दी ख़त्म करना है। वैसे वाला तो प्राइस कम कर देते हैं, सेल लगा देते हैं, लगाते नहीं लगाते सेल, बाय बाय वन गेट बाय वन गेट टू फ्री, या बाय टू गेट वन फ्री, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन प्राइस तो वही लेते हैं। और गाइस एक चीज़ बताऊँ आपको, जस्ट ये प्राइस, मैं इकोनॉमिक्स पे आ गया पता नहीं गलती से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इकोनॉमिक्स, पता नहीं फिर भी क्यों आ गया। हाँ, अगर कभी आपको बोर्ड पे मिले ना ये चीज़ 10% ऑफ, तो एक बार को चले जाना अंदर, देख लेना, लेकिन कभी बोर्ड पे लिखा जाए बाय टू गेट वन फ्री, या फिर गेट टू फ्री, या गेट थ्री फ्री, भूल के भी मत जाना अंदर। जो आपने दो लिए ना, उसकी जगह चार के पैसे देने पड़ेंगे आपको, यानी जो दो यहाँ से भी लोग उसके भी पैसे जाएंगे। ऐसा तो कौन ऐसा दयालु बन रहा है जो आपको फ्री में दे देगा कपड़े, वो भी आज के टाइम पे? सीरियसली मत जाना। ये तो पता ही होगा आपको, बहुत बेसिक सी चीज़, जैसे मिंत्रा वगैरह पे आता है, फ्री सेल फ्री सेल, अजी घंटा फ्री सेल। एनीवेज, वापस आते हैं। अब जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस था उसने बहुत मदद करी। कैसे मदद करी? जो बुक्स थी, नॉलेज थी, उसको जल्दी जल्दी स्प्रेड करने में, ज़्यादा जगह स्प्रेड करने में, और उसको एसेसिबल बनाने में, ठीक है। दिस मीन दैट आइडिया स्प्रेड मच फास्टर, हेल्पिंग टू स्प्रेड renaissance कल्चर थ्रू आउट द यूरोप, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म, एट द हार्ट ऑफ renaissance was a new philosophy called humanism। एक नया टर्म आया, वो था हमारा क्या? ह्यूमनिज्म।
एक अच्छा सा कर लेता हूँ ना, पता नहीं क्या सा गंदा सा है। क्या टाइम है उसका? ह्यूमनिज्म, ठीक है। ह्यूमनिज्म प्लेस्ड ह्यूमंस रेदर देन गॉड और द चर्च। जो हमारी ह्यूमनिज्म है वो ह्यूमन को सर्वोप्रिय मानता है, ना कि गॉड या फिर चर्च को। सर्वोप्रिय यानी सबसे ऊपर ह्यूमन को मानता है, ना कि ज़्यादा गॉड को, नहीं चर्च को एट द सेंटर ऑफ थिंकिंग। अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो चलो गॉड है अपनी जगह, लेकिन ह्यूमन अभी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी उसको देखना है। अगर हम ऐसे सुनना कहते हैं कि भाई मैं जो भी करूँगा भगवान जो करवाएगा मैं वो कर लूँगा। भगवान कह रहा है भाई तू कुछ तो कर, जब तो मैं आपको बताऊँ आगे तुझे क्या करना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो तुम भी कुछ नहीं कर रहे, भगवान भी कुछ नहीं कर रहे। पॉसिबल है ऐसा? आप ऐसे बैठ जाओ कि भाई मैं नहीं कर रहा डिग्री, भगवान जो देंगे मेरे को वो देंगे। हाँ हाँ, वो रेट उसमें इंक्लूड कर देते हैं। गैस एक मैं आई डोंट नो कि मैंने आपको ये वाली स्टोरी पहले सुनाई नहीं सुनाई है। अब एक इंसान था जिसको कि भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव था, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना एक एक्सट्रीम लेवल का अंधभक्त। वो, सॉरी अंधभक्त नहीं, भक्त, ऐसा मानो बस। तो वो बंदा कैसा था, लाइक वो ऐसा था कि अगर भगवान मेरे को इस चीज़ की टिकट दिलवाएंगे, जैसे कि भगवान का मान लेते हैं हम, वैष्णो देवी आपने सुना होगा। वैष्णो देवी आपने सुना होगा। वो एक भक्त है, वो बोलता है माता अगर आप मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दोगी वहाँ पे आने की, तो डेफिनेटली मैं आऊँगा वहाँ पे। ये बंदा कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। और ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। थोड़ा सा टॉपिक से हटके, लेकिन आपको समझ आने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, कि यहाँ पे ह्यूमन को क्यों ज़रूरी दिखाया गया है, ना कि गॉड को। अब ये बाबर माता रानी से शिकायत कराई कि ऐसा क्यों, मैं आपका इतना अच्छा भक्त हूँ, इतना सच्चा भक्त हूँ, लेकिन आप मेरे को एक भी मौका नहीं दे रहे आने के लिए। तो पता भगवान क्या बोलते हैं कि एक बार कभी भाई तू ट्राई कर, एक बार टिकट ले ले तू। टिकट तो ले, एक बार तू टिकट भी नहीं ले रहा। तू सोच रहा है कि मैं तेरे को वहाँ पे बुलाने आऊँ, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। एक बार टिकट ले, जब तो आगे सारा प्लान बनेगा। भाई तुम अपना फर्स्ट स्टेप खुद ही ले रहे, तो भगवान आपकी कैसे हेल्प कर देंगे? समझ गए? तो ऐसे थोड़ी है कि आप कुछ डिग्री नहीं करना चाह रहे हो, भगवान के भरोसे छोड़ रहे हो या चर्च के भरोसे छोड़ रहे हो। इसमें माना गया है कि ह्यूमनिज्म, ह्यूमंस को सबसे ऊपर रखा गया है, ह्यूमन को सबसे पहले चीज़ रखी गई है। उसके बाद गॉड चर्च आते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ चीज़ सोचते हैं तो अपने आप को रख के सोचते हैं। आई होप समझ गए हो कि मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ से, ठीक है। दिस डिड नॉट मीन पीपल अबंडन रिलीजन। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग हैं उसको छोड़ दें रिलीजन को, बट दे स्टार्टेड बिलीव दैट लाइफ ऑन अर्थ वॉज वैल्यूबल इन इट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस बात कर रहे हैं कि भगवान को इग्नोर कर दें, नहीं ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हम इसमें बात, इस बात को हम फोकस कर रहे हैं कि जो ह्यूमन की लाइफ है ना वो ज़्यादा वैल्यूबल है, ठीक है। जो आपकी बिलीफ है उससे ज़्यादा वैल्यूबल लाइफ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यही प्रिपेयर करो कि हमें हेवन में जाना है, हेवन में जाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, बेशक आप काम कुछ कर ही नहीं रहे। ह्यूमनिस्ट इनकरेज द स्टडी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। जो हमारे ह्यूमनिस्ट थे, बहुत सारे ह्यूमनिस्ट थे, कितना अजीब लग रहा है बोलने में, ह्यूमनिस्ट, दोबारा। ह्यूमनिस्ट्स इंकरेज द स्टडी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड आर्ट्स। जो हमारे ये लोग थे वो इंकरेज करते हैं पढ़ने के लिए कि भाई तुम लोगों को पढ़ना चाहिए क्लासिकल लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड आर्ट्स। ये चाहते थे पीपल एक बार क्रिटिकल होकर सोचें, ठीक है, और क्वेश्चंस पूछें और अपनी ज़िंदगी को जिए तरीके से। एजुकेशन बिकम इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एजुकेशन इस टाइम तक बहुत ज़रूरी बन गई। एंड द आइडियल Renaissance person was expected to well-rounded, skilled in many areas, a poet, artist, scientist and thinker all at once, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, Renaissance इन इटली। क्या आता है, एक सेकंड। Renaissance इन इटली। इटली was इटली was a birthplace of Renaissance। हमने परसों भी जाना था ये। सिटीज जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस और रोम
ये वेल्दी सेंटर से ट्रेड के और बैंकिंग के। रिच मर्चेंट्स फैमिली जैसे कि मेडिसी फैमिली ऑफ फ्लोरेंस। गाइस आपने मेडिसी फैमिली के बारे में कभी सुना है इससे पहले? मुझे बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। 1 मिनट में बताओ। मेडिसी फैमिली क्या है? मेडिसी फैमिली कौन सी फैमिली है? अरे अरे अरे, 1 सेकंड रुको, अभी आया। हाँ हाँ। अब देखो, मेडिसी फैमिली बेसिकली क्या होता है, क्या होता है नहीं मतलब कौन सी फैमिली है ये एक रिच फैमिली है, ठीक है, जो कि पेंटिंग्स, लिटरेचर, आर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर दिया। वो कहते हैं कि भाई पेंटर्स, आर्टिस्ट और जो हमारे राइटर्स होते हैं, ऑथर वगैरह, उनको पैसे देते हैं कि आप इस पे ज़्यादा करो। ठीक है, आप इतना ही समझो अभी इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके एग्जाम मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि मेडिसी फैमिली के बारे में बताओ। नहीं, ऐसा नहीं आता, सिर्फ आपको इसका मेंशन कर देना मेडिसी फैमिली ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है, आपको ये रिनाइसेंस में ही पढ़ने को मिलता है, सिर्फ इसका टर्म ये वाला हो। बाकी इसको आप रिलेट करोगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, जब आप डिबेट पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया की, कि वो डार्क एज था या फिर डार्क एज नहीं था, अगले साल। ठीक है, मेडिसी फैमिली जैसे कि इंडिया में मान के चलो अग्रवाल्स और खत्री। खत्री सुना है? रौनक खत्री। उस टाइम पे वो फैमिलीज थी जो कि एक बैंकिंग क्लास से बिलोंग करती थी। वो वहाँ पे जब इंडिया के, मैं बता रहा हूँ इंडिया के परस्पेक्टिव में, ठीक है। अब वापस आ जाओ अपने यूरोप में, इटली में, कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली रिच मर्चेंट फैमिलीज हुआ करती थी, लिखा हुआ है, फिर भी आप लोग नहीं बता पाए। दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने मेरा, सच में। तोड़ा नहीं, चकना चूर कर दिया। बेसिकली एक तरीके की रिच मर्चेंट फैमिलीज हुआ करती हैं, मैं लाइक मैंने परसों भी बताया था ये मेडिसी फैमिली, ठीक है, फ्लोरेंस। विकेम पेट्रोन्स, ये एक वो बन गए, जो होता है ना लाइक गॉड फादर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, ये ठीक है। दे स्पॉन्सर्ड आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स एंड स्कॉलर से बताया था मैंने, ये वाली स्पॉन्सर्ड वाली चीज़ मना मत करना, सच सच बताना, मना मत करना। आर्ट इन इटली, अगर मना कराना मैं दिखा दूंगा सबूत। हाँ गुड, हाँ बोलने चाहिए बिल्कुल। आर्ट इन इटली, Renaissance art was very different from medieval art. Instead of flat religious images, देखो, रिनाइसेंस की जो आर्ट थी बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि पीरियड ही अलग है बिल्कुल मेडिवल एज से। ये एक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, ये रिनाइसेंस पीरियड है जो, ठीक है। इसकी जो आर्ट है पूरी डिफरेंट है, पूरी तरीके से डिफरेंट है एज मेडिवल आर्ट के कंपैरिजन में देखा जाए। पहले हमारी फ्लैट हुआ करती थी, लेकिन आज फ्लैट की बजाय कैसी हैं देखेंगे, रिलीजियस इमेजेस पहले हुआ करती थी, उसकी बजाय क्या है, उसकी बजाय में उसकी बदले में क्या आ गया बताएंगे। आर्टिस्ट अब फोकस करने लगी किस पे, रियलिज्म पे, जैसे मैंने भी आपको बताया था, रियलिज्म पे पर्सपेक्टिव बताना चाह रहे हैं।
एंड द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी बताया था मैंने अभी आपको जस्ट। इस ह्यूमन बॉडी किस में बताया था मैंने, मोनालिसा में। और ये और एक इसमें बताए थे मैंने लास्ट सपर में। ठीक है। दे पेंटेड नेचर पोर्ट्रेट्स एंड सीन्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। अब माइट भी आपको थोड़ा बोरिंग लगे आगे का, लेकिन आपको वो याद करना है, याद करना है, याद करना है, याद करना है। बोरिंग नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। ठीक है। समझना पड़ेगा वो आपको, थोड़ा बस समझना नहीं पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। समझना नहीं, समझाने वाले तो सब ऊपर है ही है। क्योंकि फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स तो याद करने होते हैं, जैसे डेट्स होती हैं वैसे यहाँ पे फैक्ट्स होते हैं। ग्यूटो एक हमारे कौन थे, आर्टिस्ट थे। was an early artist who moved away from flat figures to give them more natural forms। इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा पहले जो फ्लैट फिगर्स होती थी उसको एक नेचुरल फॉर्म देने की कोशिश करी। लियोनार्डो दा विंसी, इसको बहुत से लोग विंशी बोलते हैं, विंशी आई डोंट नो यहाँ पे विंशी में ऐसा क्या बोलने वाली बात आ गई, विंसी नहीं बोल पा रहे। लियोनार्डो दा विंसी होता है ये बेसिकली। आप लोग क्या बोलते हैं, विंशी बोलते हैं विंसी बोलते हो? क्योंकि मेरे टीचर थे विंशी बोलते हैं, विंशी लियोनार्डो ना विंशी। मैंने की विंशी, ओके नाइस। वॉज परहैप्स हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ऐसा नहीं कि टीचर ही गलत हो सकता है, होगा हमेशा। मैं भी गलत हो सकता हूँ। लियोनार्डो दा विंसी वॉज अ परहैप मोस्ट फेमस रेनेसेंस आर्टिस्ट। शायद ही बहुत ज़्यादा इनसे ज़्यादा कोई फेमस आर्टिस्ट रहा होगा रेनेसेंस के टाइम पे। ठीक है। और थिंकर थे ये, रेनेसेंस के आर्टिस्ट थे, रेनेसेंस के टाइम के आर्टिस्ट थे और एक थिंकर थे। इनकी जो मोनालिसा है और जो लास्ट सपर है शो हिज स्किल इन कैप्चरिंग ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस। ही वॉज ऑल्सो एन इन्वेंटर, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। ये एट द सेम टाइम इन्वेंटर भी थे, पेंटर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे। ठीक है। जैसा कि मैं हूँ, सिंगर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ। लाइक मैं ही हूँ लियोनार्डो दा विंसी का दूसरा जन्म, पुनर्जन्म मैं ही हूँ, वैसे बताऊँ सच में किसी को बताना नहीं है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं फालतू के फिर को हाइप बन जाएगी। अरे गाइस एक चीज़ बता दूँ आपको, हाइप से याद आ गया मेरे को। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो, अगर अभी नहीं भी देखते हो, तो जाके चैनल पे हाइप कर दिया करो। वीक में 3 बार ही आता है सिर्फ उसका ऑप्शन। ठीक है। हाइप करने से ये होगा, लोगों तक ज़्यादा रिकमेंड होगा ये चैनल। ठीक है। अब हमारा है मैकियल एंग्लो, क्रिएटेड मास्टरपीस लाइक सीलिंग ऑफ द सिस्टाइन चैपल एंड द स्टैचू ऑफ डेविड। देखो बोला डेविड, मैंने कहीं तो बोला था आपको, डेविड डेविड ये हीरो माने जाते हैं बाइबल के। हिज वर्क शोड द पावर एंड ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। इनका इन्होंने स्टैचू बनाया था डेविड का। और ये बहुत ज़्यादा फेमस, इनके फेमस वर्क क्या है, ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इन्होंने वर्क किया है दिखाने में अपनी पावर एंड ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी बेसिकली। राफेल was known for his graceful paintings such as the School of Athens which celebrated classical learning। समझाने वाली बात नहीं, वो फैक्ट्स है भाई, मैं इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कह रहे हो कि भैया आप मेरे को ट्रिक ला के दो कैसे इसको याद करें, जैसे कि आपने वो दिल्ली सल्तनत का बताया, दिल्ली सल्तनत का बताया था मैंने एक, याद है वो दिल्ली सल्तनत वाले भूल गए, मुझे पता है भूल गए होंगे क्योंकि इंडिया से तो मतलब नहीं रखना है। याद है फिर नहीं, हाँ या ना? अगर हाँ तो बताओ कमेंट मैसेज में करके। जब तक हम ये पढ़ लेते हैं, लिटरेचर इन इटली, राइटर्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट रेनेसेंस आइडियाज, जैसे कि डेंटे थे, डेंटे एलिगियरी। दो अर्लियर देन रेनेसेंस प्रॉपर पेव द वे विद डिवाइन कॉमेडी रिटन इन द इटली रेदर देन द लैटिन। इन्होंने लोकल लैंग्वेज में लिखा, लोकल लैंग्वेज में लिखा जो कि इटली थी, इटालियन लैंग्वेज थी, ना कि लैटिन लैंग्वेज में लिखा। ठीक है। क्योंकि मेरी जो स्पीड है 2 की स्पीड है, फिर मैं इसको बोल रहा हूँ तो सारे अबड़ दबड़ मच जाती है, इसलिए बहुत धीरे बोला था मैंने। पेट्रार्क इज ऑफन कॉल्ड अ फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। जो पेट्रियार्क हैं वो माने जाते हैं फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। ठीक है। ही कलेक्टेड एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड रॉट सॉनेट्स अबाउट लव एंड ह्यूमन फीलिंग। ये भी एक तरीके की राइटर या लिटरेचर उन्होंने लिखी थी। ठीक है। इसको बोलेंगे बोक्का कियो इन द डोकेमेरॉन, नॉट डोरेमोन, इट्स डेकामेरॉन, told lively story about people during the time of the plague। गाइस आपको ये खुद याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ है या नहीं है।
ठीक है। लेटर मैकियावेली wrote द प्रिंस, a book about politics that argued rulers should be practical and sometimes ruthless to maintain power। ठीक है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता गाइस, नथिंग। इसमें बताया गया है कि लोगों को जो रूलर होना चाहिए वो उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए, उन्हें कि जो बोल रहा है ऊपर से चर्च ये करना चाहिए, ठीक है ये करेंगे चर्च, ये करना चाहिए, ठीक है ये करेंगे चर्च। पॉलिटिक्स राजा ही कर सकता है, रूलर ही कर सकता है, चर्च थोड़ी करेगा। चर्च का काम तो धर्म तक है बस। ठीक है। पीसी में जैसे कि लाइक कमेंट का ऑप्शन आता है ना, ऑटोग्राफ, ये क्या होता है भैया? गैस क्या होता है? हाइप हाइप हाइप। जैसे कि लाइक, डिसलाइक, इन सब के ऑप्शन आते हैं ना, उसके साइड में अब थैंक्स वगैरह का आता है, उसके साथ साथ में ही आता है। करते कैसे हैं? जस्ट हाइप पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपके पॉइंट्स चले जाते हैं क्रिएटर के पास, और वीक में 3 बार होते हैं। जैसे बार ट्राई करना, इजी होता है। ठीक है, इतना हार्ड नहीं होता। और गाइज मेरी स्पीड, ओ सॉरी वो बताना क्या आपको याद किया है, बताना ज़रा वाली ट्रिक बताना। ट्रिक बताओ मुझे जल्दी से। हाँ गुलाम करके था लेकिन पूरी बताओ। हाँ करो यार, धूड़ो धूड़ो खाली की थी। हाँ पेज पलटने की आवाज़ तो आ रही है मेरे को। क्या माइक ओपन है? नहीं माइक ओपन नहीं, जस्ट ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ। ओ, मुस्कान ने लिखा है ऑटोग्राफ। अब मैं समझा किस बात के लिए लिखा था ऑटोग्राफ। मैंने आई थिंक बोला था ना कि मैं ही हूँ लियोनार्डो दा विंसी, इसलिए क्या। लो साइन, क्या लिखा है ये? पता नहीं कुछ, कोई जिसको डेसिफर ना कर ले। भाई बताओ जल्दी बताओ। याद नहीं, क्यों नहीं याद? क्या मैंने याद नहीं करवाया था? गुलाम खिड़की तो सजा लो। मुझे भुलवा दिया। गलती मेरी ही मानी जाएगी एट द एंड। वो तो खैर हर जगह का ही है, गलती मेरी है। अगर घर पे दूध मम्मी से निकल जाए तो गलती मेरी है, क्योंकि डिस्टर्ब मैंने मम्मी को किया था। अगर क्लास में मैं लेट पहुंचूं तो भी गलती मेरी, अगर टीचर लेट पहुंचे तो भी मेरी गलती। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा वो है गुलाम खिड़की तो सजा लो। हाँ लेडीज गलत नहीं होती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। अब मैं भी कुछ जल्दी से स्लोगन बनाऊंगा कि मर्द भी गलत नहीं, गलती मेरी नहीं थी, क्या पहना था, कहाँ गया था, बलात्कारी हो तो हूँ। जाना पड़ेगा नुक्कड़ नाटक करने। लड़कियों को वायरल होगा, लड़कों को वायरल होगा, गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गया था, क्या पहना था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब साइंस और नॉलेज पे आ जाते हैं। ठीक है। और उस ट्रिक का नाम था गुलाम खिड़की तो सजा लो, गुलाम यानी स्लेव डायनेस्टी। तुम भूल गए, जिम्मेदार मेरे को ठहरा रहे हो। ये जिम्मेदारी नहीं ली थी मैंने कि भूल जाओ तो ऐसे कह देना कि भैया भूल, भैया की वजह से भूल गए। गुलाम खिड़की
खिड़की नहीं, खिड़की। तो सजा लो, सजा लो। गुलाम डायनेस्टी यानी सिलिब डायनेस्टी, खिड़की से खिलजी डायनेस्टी, तो से तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। आपको फोर्थ सेमेस्टर में बहुत हेल्प करेगा। अगर भूल जाओ तो शायद पता नहीं क्या होगा। अब तो आप बड़े हो गए हो, अब तो खुद पढ़ोगे। ठीक है, अब आते हैं हम साइंस एंड नॉलेज इन इटली। अब भैया शायद ना रहे, क्योंकि भैया के पास बहुत काम हो गया, भैया को पीजी देखना है। पीजी देखना है, पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिकली, पीजी। और 50 काम और देखने पड़ेंगे, तो भैया ज़्यादा टाइम इस पे नहीं दे पाएगा ब्रेन वाइज पे। लेकिन गाइस, जितना है उतना मैनेज करो। साइंस एंड नॉलेज इन इटली। Renaissance Italy was also a center of scientific curiosity. जो रेनेसेंस इटली में हो रहा था वो एक सेंटर था किसका, यहाँ पे कि लोगों को लाइक साइंटिफिकली जागरूकता फैल रही थी। ठीक है, जागरूक हो रहे थे लोग साइंस को लेकर। थिंकर स्टडीज एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी एंड इंजीनियरिंग। गाइस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनाटॉमी? एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब बताइए प्लीज। लिविंग स्ट्रक्चर। इतने मैसेज आते हैं टेलीग्राम से भैया बीच में। पता नहीं ब्रो। अभी देखो, हमारी क्लास होने के बाद पता है, जब मैं एक मतलब की क्लास नहीं होती तो मेरे को इतना स्ट्रेस हो जाता है कि एक और क्लास रहेगी फिर दोबारा से। ऐसे स्ट्रेस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा है। फिर मतलब क्लास लेने से पहले भी स्ट्रेस रहता है कि क्या होगा आज, कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। धकड़ धकड़ लगी रहती है। भाई मैं भी तो आखिर का बच्चा ही हूँ। बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ हाँ, वही वैसे मान के चलो, क्योंकि बायो वाले बच्चे नहीं हो तो आप इसको मान के चल सकते हैं। क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट बायो में ही बहुत ज़्यादा रहा है एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा लाइक एक्सट्रीम लेवल पे। लेकिन किसी कारणवश मेरे को बायो को बाय करना पड़ा। ठीक है। लियोनार्डो दा विंसी's notebook are full of scientific sketches from flying machines to detailed studies of human body। जो लियोनार्डो दा विंसी की एक नोटबुक थी, यानी मेरी जो नोटबुक है, उसमें बहुत सारे साइंटिफिक स्केचेस बने हुए हैं। ठीक है, देखे गए कहाँ से लेके, फ्लाइंग से, फ्लाइंग मशीन से लेके अलग अलग ह्यूमन बॉडी की स्टडी के बारे में भी उन्होंने बताया है, दिखाया है। ठीक है। रेनेसेंस बियॉन्ड इटली। इटली के बाहर रेनेसेंस क्या था, कैसा था? फ्रॉम इटली रेनेसेंस आइडियाज स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप। रेनाइसेंस के आइडिया यूरोप के बाहर भी गए इटली से। ठीक है। एक ईच रीजन अडोप्टेड अडेप्टेड द मूवमेंट टू इट्स ओन कल्चर। अपने कल्चर के अकॉर्डिंग इन सब ने मूवमेंट को अडॉप्ट किया। ठीक है, ऐसा नहीं जैसे कि हम इसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे फिर भी इसको अडेप्ट करना कंपलसरी है कि करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है और उसको की पैड देंगे तो वो थोड़ी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। वो तो उसको तो टच स्मार्टफोन ही देना पड़ेगा ना उसको, या फिर उसके आगे वो और अपग्रेड करेगा अच्छी चीज़ पे। वापस थोड़ी जाएगा, डिग्रेड थोड़ी करेगा अपने आप। लेकिन आजकल पता नहीं की पैड मोबाइल दोबारा स्टार्ट हो गए हैं चलना एज अ फैशन। एस्थेटिक, सॉरी एस्थेटिक। अब पता नहीं जो की पैड वाले मोबाइल है। नहीं नहीं नहीं, हूँ तो ह्यूमैनिटीज से ही हूँ मैं। ह्यूमैनिटीज से ही हूँ मैं। आर्ट से नहीं हूँ, साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ मैं। 10th तक पढ़ी थी मैंने बायो। फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह को मैंने छोड़ छोड़ दी, मैंने कि भाई ना, नहीं मेरे को नहीं करनी। मैंने कि इतना भी प्यार नहीं है कि मतलब इनके चक्कर में 2 और एक्स्ट्रा पढूं। हाँ, लेकिन आज मैं
बायो लिया होता तो आज मैं डॉक्टर बना हुआ होता। डॉक्टर बनने में मेरे को 4-5 साल और रह जाती। एनीवेज, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इन कंट्रीज लाइक नीदरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस, Renaissance art and literature took on a slightly different character. अब जैसे कि इटली में अलग एक उसका कैरेक्टर रहा है Renaissance का, आर्ट एंड लिटरेचर का, वैसे ही जैसे कि हमारे कुछ कंट्रीज हैं, नीदरलैंड, जर्मनी, यहाँ पे भी फ्रांस का नहीं, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, यहाँ पे अलग कैरेक्टर रहा है इसका। While Italian artists focused on classical themes and beauty, northern artists were more concerned with detail and everyday life. Jan van Eyck from Flanders was a pioneer in use of oil painting. ये पहले से आर्टिस्ट है जिन्होंने की ऑयल पेंटिंग यूज करी, क्रिएटिंग लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स एंड रिलीजियस सीन्स। ठीक है, इन्होंने बनाए थे जैन वैन वीक। इसके बाद आते हैं हमारे एल्ब्रेक्ट डुरेर, डुएरर जो भी बोलते हैं इसको। नुक्ते जो ऊपर लगते हैं ना, मेरे को नुक्ते पढ़ने नहीं आते। वैसे आपको नुक्ते पढ़ने आते हैं कि ये जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, ये पढ़ने आता है, ये क्या लिख रहा है? जरूर जरूर। मेरे को टीचर ने सिखाया था फर्स्ट डे, और पता नहीं टीचर की आवाज़ नहीं आ रही थी पीछे। अगर आगे बैठा होता तो मैं आप लोगों को बता देता। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। आपको वैसे नाम तो ये याद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो हाथ पे लिख के ले जाना, टेबल पे लिख लेना। ये थे जो फ्रॉम जर्मनी से, जिन्होंने की कॉम्बाइन करे इटालियन टेक्निक्स विद नदन अटेंशन इन टू डिटेल्स। ठीक है, इन्होंने कॉपीराइट कॉपी कर लिया थोड़ा सा इटली की टेक्निक्स थोड़ी बहुत, और वही चेप दिया नदन अटेंशन पाने के लिए डिटेल्स में बेसिकली। इरेस्मस का थोड़ा अच्छा रोल रहता है। अ डच स्कॉलर थे जो कि was a leading humanist who criticized church corruption and called for reform through his book The Praise of Folly। वही रिफॉर्मेशन वाले इरेस्मस वही यही है वो। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ते नहीं है क्योंकि रेनेसेंस के टाइम के, रिफॉर्मेशन के टाइम के ये नहीं आए थे। Renaissance in England। In England the Renaissance bloomed later, थोड़ा सा बाद में आया। जैसे कि इसमें आया 13, 14, 15 सेंचुरी में आया था, लेकिन ये 16 सेंचुरी में इंग्लैंड में आया। द मोस्ट फेमस फिगर वॉज विलियम शेक्सपियर। जैसे आप सब सुनते होंगे, आपने वही सुने होंगे क्लास टेंथ में, सुने पढ़े होंगे क्लास टेंथ 11th 12th में। who whose 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 plays explored human emotions, politics and history with unmatched depth। अदर राइटर्स जैसे कि सर थॉमस मूरे wrote about ideal societies as seen in this book यूटोपिया, इनकी बुक थी ये। रिनाइसेंस इन स्पेन, स्पेन में एक फ्रेश फ्रॉम रिकॉन्क्विस्टा प्रोड्यूस, ही क्या होता है रिकॉन्क्विस्टा? प्रोड्यूस ग्रेट राइटर्स लाइक, गैस इसका टर्म का मतलब मैं आपको कल बताऊंगा, मे भी हो सकता है थोड़ा मेरे दिमाग से स्लिप करा। रिकॉन्क्विस्टा सुना सुना से लग रहा है, पता है क्या आप लोगों को? कोई बात नहीं, मैं कल बता दूंगा इसको, ठीक है? एक बार फालतू की आधी चीज़ नहीं बताऊंगा मैं भी। प्रोड्यूस ग्रेट राइटर्स लाइक मिगुल डे Cervantes, whose Don Quixote mocked old traditions of knighthood while exploring new ideas about individuality। ये कुछ स्पेनिश टर्म्स हैं कुछ कुछ यहाँ पे, ठीक है? सो मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में। सो ये हमारा पेंडिंग रहा, ठीक है? इसके अलावा हम पढ़ते हैं आगे साइंस एंड रेनाइसेंस। साइंस और रेनाइसेंस का क्या रिश्ता रहा? The Renaissance encouraged people to study the natural world rather than relying only on ancient authorities or religious teachings. This led to what we call now scientific revolution। अब यही जो साइंस और रेनेसेंस का यहाँ पे, वो एक सेकंड कॉल आ गया भाई। हेलो, एक सेकंड भाई, अभी आया, 1 मिनट। वेलकम। वो आपने वो रील देखी है, छोटी सी बच्ची बोलती है वेलकम बैक, वेलकम बैक।
अच्छा, आपने अयूबी पढ़ लिया होगा इन सब के, पढ़े हो नहीं पढ़े? हाँ। हैं, बहुत तेज हो रहे हो हैं। कोपर्निकस के बारे में मैंने देखा था, क्या कोपर्निकस हमने कल भी जाना था कि उन्होंने एक बताया था कि अर्थ सेंटर नहीं है बल्कि सन सेंटर में है। ठीक है, गैलीलियो गैलीली जिन्होंने टेलीस्कोप से कंफर्म करा कि इसने जो बोला है कोपर्निकस ने सही बोला है। ठीक है, थ्योरी दी थी कंफर्म करने के लिए। और इन्होंने मोशन के बारे में पढ़ा था, फिजिक्स और मोशन के बारे में पढ़ा था। यही था, मेरे को मिल गया। अब देखो, इसको तो बताऊंगा आज। वेसिलियस स्टडीड ह्यूमन एटोनॉमी, एटोनॉमी नहीं एनाटॉमी, बाय डिसेक्टिंग बॉडीज करेक्टिंग मैनी मिस्टेक्स ऑफ अर्लियर स्कॉलर्स। जो कि पहले बोलते थे कि भैया बॉडी में एक ही बोन रहती है, एक से अटैच रहती है, लेकिन ऐसा बाद में अलग अलग होता है ना, अलग अलग सब। किसी ने देखी तो नहीं होगी बॉडी अंदर से, लेकिन पता चल जाता है। तो इन्होंने अलग अलग चीज़ के बारे में पढ़ा समझा जाना, उसके बाद उन्होंने जो भी गलत चीज़ थी उनको करेक्ट किया। ठीक है। हाँ देखो, काफ़ी हद तक काम चल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा ना, इस पे नहीं होगा कि किस किस का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। आपको सिर्फ रेनेसांस के बारे में पूछा जाएगा। और रेनेसांस के अंदर ये एक सब टॉपिक है, किस किसने क्या क्या लिटरेचर में किया क्या रहा है, आर्ट में क्या करा है, साइंस में क्या करा है, आर्किटेक्चर में क्या करा है। और अब इन चारों चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा भी लिख दोगे ना, काफ़ी हो जाएगा। वैसे थोड़ा नहीं इनके बारे में पूरा 2-3 पेज भर दो, ऐसे तो पॉसिबल भी नहीं है। इंसान कितना याद कर लेगा? अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो फिर गो विद अरविंद से ना। फ्रैंकिस बेकन एंड रेनी, ये यशी हो फिर नहीं चली गई ये भी। जो हमारे फ्रैंकिस बेकन और रेने डिस्कैरिटेस थे, उन्होंने प्रमोट किया न्यू मेथड ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और ये आपके ना जस्ट, अच्छा यहाँ पर ही हो, ठीक है। ये आपका सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का मटेरियल नहीं है, ध्यान रखना। ये जो आपको याद करने हैं, ये सारे याद करने हैं, ये सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का नहीं है, याद रखना। थर्ड सेमेस्टर का नहीं है, आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम चीज़ लिखना होगा, क्योंकि ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एक नया टॉपिक आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ दोबारा लिखनी पड़ेगी। और गाइज मैं अपना बताऊँ, मैंने साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, देखो मुझे थर्ड सेमेस्टर का तो याद नहीं, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर का याद है। मैंने बहुत सी चीज़ इतनी ही लिखी थी जितनी यहाँ पे मेंशन है, और थोड़ी बहुत चीज़ और लिखी थी, एक्स्ट्रा चीज़ें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगी थी मेरे को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में बेसिकली। Renaissance architecture returned to symmetry and proportion of ancient Rome. Buildings used columns, domes, and arch- arcs in the elegant ways. यहाँ पे जो आर्किटेक्चर देखा गया रेनाइसेंस के टाइम पे वो सिमेट्रिकल था। ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ एंशियंट रोम, कुछ कुछ एंशियंट रोम से भी कुछ उसका प्रपोर्शन लिया गया, मतलब यार सिमेट्री और प्रपोर्शन रोम में ज़्यादा थे, तो वहाँ से लिया गया बाहर की कंट्रीज़ में, बाहर के देश विदेश में। बिल्डिंग्स यूज करते थे कॉलम्स, डोम्स और आर्क्स वगैरह, जिससे कि उनको एक एलिगेंट स्टाइल डिज़ाइन बन सके। फिलिपो ब्रूनेलेशिची, क्या इसको पढ़ेंगे, ब्रूनेलेशिची डिजाइन द फेमस डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल, आ मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, पैलेस और चर्चेस बने थे, वर बिल्ट टू रिफ्लेक्ट बैलेंस ब्यूटी एंड ह्यूमन स्केल। द रोल ऑफ द चर्च, चर्च का रोल क्या था, ये वही है रिफॉर्मेशन वाला। ठीक है, द Renaissance was not an anti-religious, ये कोई एंटी रिलीजियस नहीं था, बट इट डिड रिड्यूस द चर्च टोटल कंट्रोल ओवर थॉट एंड कल्चर्स ने, मतलब कि पूरी तरीके से एंटी रिलीजियस, मतलब कि ये मूवमेंट नहीं थी, बट इसने जो चर्च का टोटल कंट्रोल था अब हमारे सोच पे, हमारे कल्चर पे, वो कम कर दिया। बहुत सारे रेनेसांस थिंकर रिमेन डीपली रिलीजियस, फिर भी बहुत सारे जो रेनेसा के थिंकर्स थे वो धर्म में ही घुसे रहे, बट दे बिलीव फेथ शुड बी कंबाइंड विथ रीजन। उन बट लेकिन वो घुसे रहे, ये नहीं कि हाँ चलो जो चर्च बोला ठीक है, उनको पूरा लॉजिक के साथ फेथ मानने को उन्होंने ज़्यादा बल दिया।
द चर्च इवन सपोर्टेड रेनाइसेंस आर्ट, चर्च भी काफ़ी हद तक इसको सपोर्ट करा था रेनाइसेंस की आर्ट को. फॉर एग्जांपल पोप्स इन रोम कमीशन वर्क्स बाय मैकेलेंग्लो एंड राफेल. However, the questioning spirit of the Renaissance also contributed to criticism of church corruption, which later fueled the protest reformation. ठीक है, बाद में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ था नहीं हुआ था. इम्पैक्ट ऑफ Renaissance हमने ये भी जाना था लाइक परसों क्या क्या रहा था. Renaissance had a deep and long lasting impact on Europe. इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट पड़ा, लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, क्वेश्चनिंग करने लगे, क्रिएटिव होने लगे. ह्यूमनिज्म इंकरेज करता है एजुकेशन ऑफ ह्यूमन और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बढ़ावा देता है. कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा, आर्ट एंड लिटरेचर फ्लोरिश कर दी उस टाइम पे. आर्टिस्ट और राइटर सेलिब्रेट करते ह्यूमन लाइफ, इमोशंस और इंडिविजुअलिटी को. साथ ही साथ हमारा साइंटिफिक इम्पैक्ट, Renaissance laid the foundation for the scientific revolution which transformed humanity and understanding of the universe. साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, लोगों को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की यहाँ पे फाउंडेशन पड़ गई बेसिकली यहाँ पे रेनेसेंस के दौरान. जहाँ पे कि लोगों की जो सोच थी, समझदारी थी, सोचने की शक्ति थी, उसको चेंज करा, उसको ट्रांसफॉर्म किया. यूनिवर्स एक्चुअल में है कैसा, ठीक है. कोपर्निकस ने जैसे बताया था कि अर्थ सेंटर में नहीं बल्कि सन सेंटर में, उनकी सारी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करा. पॉलिटिकल इम्पैक्ट, न्यू आइडियाज about politics emerged especially with writers like Machiavelli who separated politics from moral ideals. Social impact, education spread beyond the church. With the printing press, more people could access books and knowledge. सीधी सी बात है. लिटरेसी इंक्रीज्ड, लिटरेसी बढ़ गई, एजुकेशन बढ़ा रहा है. चर्च से बढ़ के लाइक एजुकेशन और बढ़ रही है, सिर्फ चर्च तक नहीं है. प्रिंटिंग प्रेस, बहुत से लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं बुक और नॉलेज को, ठीक है. लिटरेसी बढ़ी, नई एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज हुई. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा, जो रिनाइसेंस ट्रांसफॉर्म हुआ यूरोप में विद मिडिवल वर्ल्ड टू मॉडर्न वन. इट प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द रिफॉर्मेशन इनलाइटनमेंट. ये हमने पढ़ लिया है, ये हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे. और मॉडर्न साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. कंक्लूजन क्या रहता है इसका, रेनेसेंस एक वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री. It began as a cultural movement in Italy, but soon spread across the continent, changing the way of people thought about themselves and the world. It revived classical knowledge, celebrated human achievements, encouraged scientific discovery, and created some greatest art and literature over produced. ठीक है, इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखी गई, समझी गई, और बहुत सी चीज़ों का यहाँ पे रिवाइवल भी हुआ, ठीक है. सो दिस इज़ फॉर द टूडेज सेशन. आई होप आपको बहुत सी चीज़ समझ में आई होगी. रेनेसेंस का टॉपिक क्लियर हुआ हो थोड़ा बहुत, और कुछ कुछ चीज़ फैक्चुअल है जो कि आपको खुद याद करनी पड़ेगी. इसमें कोई मंत्र नहीं है जो आपको मैं याद करवा दूँ, ठीक है. वो ट्रिक्स होती हैं, वो आपको लाइक याद करने के लिए खुद ही बनानी पड़ेगी, ठीक है. जैसे आपको कैसे याद होता है, ठीक है. कोई क्वेश्चन?